आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। मैं हूं अक्षत। दुनिया घर आपके लिए लाया एक मिनी एपिसोड, मैन्युफैक्चरिंग लाइफ। इस एपिसोड को मैं सुनाना शुरू करूं और आप सुनना शुरू करें, उससे पहले एक काम करते हैं। हम सब एक लंबी सांस लेते हैं। अब अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां भी पॉसिबल हो, वर्ल्ड मैप खोल लीजिए। अगर आपके पास एटलस है या आप और ओल्ड स्कूल हैं और आपके पास ग्लोब है तो उसे साथ रख लें। दुनिया घर के इस मिनी एपिसोड में प्लैनेट ब्लू के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, तो शुरू करते हैं। हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? स्टैट्स के हिसाब से 17,000 से लेकर कुछ 30,000 बार तक। और कितनी बार हम अवेयर होते हैं कि हम सांस ले रहे हैं? तो ये जो दिन भर हम सांस लेते हैं 17,000 बार, और हमारे साथ जो 8 बिलियन लोग और असंख्य जानवर सांस लेते हैं, इनके लिए इतनी सांसें बनती कहाँ है? ये सांस मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? आखिर किस इंडस्ट्रियलिस्ट की ये ब्रीदिंग फैक्ट्री है? देखा जाए तो हम सबकी पूरी जिंदगी इन दो वाक्यों के बीच सिमटी है। हमने कब अपनी पहली सांस ली और कब आखिरी? इस प्लैनेट पर अगर इंसानों की जिंदगी की कहानी सुनाई जाए तो बहुत लंबी नहीं है। सीधी चलती टाइमलाइन पर एक छोटा सा हिस्सा हमारा है और हम उस हिस्से के हैं। हमारे पूर्वज कहाँ पनपे, कैसे जिंदा रहे, कब उन्होंने गुफाओं में अपने अपने घर ढूंढे, घर ढूंढने के बाद उन्होंने कब चलना शुरू किया, और सफर भी ऐसा वैसा नहीं, हजारों मील का। तो हम भी हजारों मील वहीं चलते हैं जहां से हमारे पूर्वज आए थे। हमारा देश भारत देश के दक्षिणी हिस्से से होते हुए पाकिस्तान से अरब खाड़ी, और वहां से उस महाद्वीप पर चलते हैं जहां होमो सेपियंस के पूर्वज सबसे पहले पैदा हुए, अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का वो हिस्सा जिसे देखने पर लगता है जैसे राइनो का एक सिंग भारत की दिशा में निकला हुआ है। इस इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। और एक और नाम है अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल में स्थित है दानाकिल डिप्रेशन, इस प्लैनेट की सबसे भयावह जगहों में से एक। यहां कोई पेड़ नहीं, पानी नहीं, एक झील है, एसिड के पूल हैं जिनसे बुलबुले फूटते हैं, एक तालाब है नमक का, और हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन का जहर है। रंगों का एक अविस्मरणीय गुबार। झीलों का लावा नीला है, एक झील पीली है, एक काली। नमक यहां किसी के भी शरीर का पानी सोख सकता है। यहां वहां पड़ी हुई पक्षियों और जानवरों की आधी गली हड्डियां दिख जाती हैं। यहां ना बाज घात लगाकर बैठते हैं और ना ही चीलें मंडराती हैं। दानाकिल किसी सताए हुए इंसान का एक फैंटास्टिक स्वप्न है जिसका कोई अंत नहीं। हर साल यहां मात्र 100 से 200 मिलीलीटर बारिश होती है जो जमीन तक पहुंचते पहुंचते ही भाप बन जाती है। इंटेंस वॉल्केनिक और हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज दानाकिल को पृथ्वी की सबसे गर्म जगह बनाते हैं। यहां तापमान दोपहर में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहां तक कि अपने ज्योग्राफिकल कंपोजिशन में भी ये इलाका बहुत हद तक मार्स जैसा है। इसलिए रिसर्चर्स लाइफ की फिजिकल और केमिकल लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए यहां आते हैं। जीवन को पनपने से रोकने वाले जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, सब यहां मौजूद हैं। फिर भी 2017 में रिसर्चर्स ने इस झील में एक बैक्टीरिया ढूंढ निकाला जो इन एसिड्स के पूल में रहता है, पॉलीएक्सट्रीमोफाइल। इन माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स ने दुनिया के सबसे हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडॉप्ट कर लिया है।
जहां किसी तरीके का जीवन नहीं पनप सकता, वहां ये बैक्टीरिया पनपते हैं। उस गर्म एसिडिक पूल में जिसका पीएच 0.2 है। इन इलाकों के डिस्क्रिप्शन में बहुत कम बार ही ऑक्सीजन का जिक्र होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहां ना के बराबर है। Global temperatures have already risen by 1.2 degrees Celsius. Pitched again, wide of second slit this time. अगर पूरे प्लैनेट की ज्योग्राफी दानाकिल जैसी होती तो सारे लाइफ फॉर्म्स बैक्टीरिया जैसे होते। आप भी एक बैक्टीरिया होते और मैं भी, या किसी तरह के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनकी फंक्शनिंग सिंपल होती है। मतलब हम फिल्म्स नहीं देख पाते, हम गाने नहीं सुन पाते, मैकडी नहीं खा पाते और इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो बैक्टीरिया होते। बट थैंक गॉड हम हैं। हम सेल्फ इंडल्ज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कॉन्शियसनेस है, जिनके पास कॉन्शियंस है, राजनीति है, खाना है, क्रिकेट है। हम सबके अजीब से बिहेवियर हैं, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है, सेक्सुअल फैंटेसीज हैं। हम प्रेम करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्से में चीखते हैं, हम जीवन देते हैं और जीवन लेते भी हैं। बहुत सारे कारणों में से एक बड़ा कारण है कि ऑक्सीजन हमारे खाने के साथ मिलकर उस खाने को अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ती है और फिर पूरी बॉडी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम महसूस करते हैं, हम अपनी इम्पल्सेस पे एक्ट कर पाते हैं। द्विपीतो एर्गो कोगितो एर्गो सम। आई डाउट देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये मिनी एपिसोड है उस रहस्यमय मैकेनिज्म के बारे में जो हम तक हमारी सांस पहुंचाता है, और कितना जरूरी है ये समझना कि हर वो जीव जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से, जो हमारे होने से लेकर हमारा इवोल्यूशन डिसाइड करता है। ईस्ट अफ्रीका के दानाकिल से सटे रेगिस्तान में ऊंटों का एक कारवां चलते हुए आ रहा है। सभी आदमियों के मुंह ढके हैं। उन्होंने एक मटमैला लबादा पहना है। ऊंटों की पीठ पर पानी लदा है और खाने का सामान ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, खजूर। दूर दराज के गांवों से चलते हुए इन लोगों का ये कारवां 3 दिन का कठिन सफर तय करके इस रेगिस्तान तक पहुंचा है। कस्बे के ये आदमी अपने बचपन से यहाँ हर महीने एक बार जरूर आते हैं। इन आदमियों के पिता, उनके भी पिता कई पीढ़ियों से यहाँ इस निर्जन इलाके में आ रहे हैं। अपने कुदाल फावड़े लेकर वे सभी इस तपती धूप में, इस बंजर जमीन में खुदाई चालू करते हैं। पर यहाँ इस जीवन विहीन इलाके में ऐसा क्या है जिसके लिए सभी इतनी दूर से यहाँ आए हैं? नमक। रेगिस्तान में नमक। नमक की सिल्लियां एक के बाद एक ऊंटों पे लादी जाती है। फिर ये कारवां वापस उसी दिशा में लौटता है जहां से हमें आता हुआ दिखाई दिया था। ये नमक इन गांव वालों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। पर सिर्फ यही लोग इस रेगिस्तान पर आश्रित नहीं हैं। आप भी हैं और मैं भी। उन्हें जल्दी लौटना होगा क्योंकि हवाएं तेज हो चली हैं। ये हवाएं अपने साथ रेगिस्तान की रेत को उड़ा रही है। जल्द ही ये हवाएं तूफान में बदलने वाली हैं। कस्बे के लोग रेत के इस तूफान में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपना पानी बचाते हुए 3 दिन लगातार चलते हुए ये अपने गांव पहुंचेंगे। और तूफान वहीं रहेगा। रेगिस्तान में रेत बटोरता आगे बढ़ता हुआ और मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि इस तूफान को एक लंबा सफर तय करना है। रेत के असंख्य कण तेज तूफान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर यह तूफान किस यात्रा पे है? कहां जा रहा है? धीरे धीरे नॉर्थ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को ऑब्स्क्योर करते हुए ये स्टॉर्म आगे बढ़ रहा है, ओशन की तरफ, अटलांटिक ओशन की तरफ। वापस लौटते हैं मैप पर, ग्लोब पर, एटलस पर,
और अफ्रीका से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो एक तरफ से अटलांटिक ओशन के पानी से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से एक विशालकाय माउंटेन रेंजेस से। इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के दिल में बसा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इस प्लैनेट का लगभग 1% हिस्सा कवर करता है, पर यहीं इस जंगल में दुनिया की 10% वाइल्ड लाइफ रहती है। यहाँ हर पेड़ पर इतनी प्रजातियों की चींटियां चलते हुए मिलती हैं जितनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस दुनिया की एक खास लेबोरेटरी है जहाँ जीवन बहता है। आम बोलचाल की भाषा में अमेज़न के जंगलों को प्लैनेट अर्थ के लंग्स की उपाधि भी मिली है। हर एक पेड़ 2 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट धरती पर रह रहे इंसानों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। पर यहां से, इस महान जंगल से एक भी सांस बाहर नहीं जाती। अमेज़न की बायोडायवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि जितनी ऑक्सीजन यहां बनती है वो यहीं खर्च हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जंगल हमें जीवित नहीं रखते। ये सांस लेने में बिल्कुल हमारी मदद करते हैं, पर किसी और तरीके से। एक गिलहरी जो अभी तक पेड़ की डाल पर चुप बैठी थी, अचानक इधर से उधर भागने लगी है। गिलहरी की छोटी छोटी आंखें महान आसमान को देख रही हैं जो नीले से अब धीरे धीरे कत्थई होते जा रहा है। गिलहरी के साथ जंगल के और भी जानवर अपनी आंखें आसमान में गड़ाए खड़े हैं। अफ्रीकन रेगिस्तान का वो तूफान जो दानाकिल से एक लंबी यात्रा पे निकला था, वो अटलांटिक ओशन पार कर साउथ अमेरिका के इस अद्भुत जंगल तक आ पहुंचा है। रेत के कण गिरते नहीं बरसते हैं, वो अपने साथ नमी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर आए हैं। यहाँ लगभग हर साल अफ्रीका से तूफान के साथ उड़कर कुल 27 मिलियन टन रेत अमेज़न बेसिन पर बरसती है। अमेज़न के पेड़ों के लिए यह अमृत है, दुनिया का बेस्ट फर्टिलाइजर। डस्ट स्टॉर्म का डेस्टिनेशन आ चुका है। अगर आप पेड़ों के अंदर देख पाते तो दिखता कि जड़ें जमीन से पानी सोखती हैं। धीरे धीरे पानी ऊपर जाता है, तने से होकर, शाखाओं से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। जैसे ही पानी ऊपर तक पहुंचता है, हवा और सूरज का कॉम्बिनेशन इस पानी को अपने साथ उड़ा ले जाता है। ये तो बात हुई एक पेड़ की। अमेज़न में कितने पेड़ हैं? हर पेड़ की हर पत्ती से अगर पानी की बूंदें ऊपर उड़ें और आसमान में जाकर जमा होने लगें और हवा के साथ मिलकर बहने लगें, तो एक नदी की संरचना तो हो ही जाएगी। एक नदी जो अमेज़न के जंगलों में नीचे बहती है जमीन पर, अमेज़न रिवर, और एक नदी जो ऊपर आकाश में उड़ती है। अगर ये नदी एक सामान्य नदी की तरह बहती तो ये इस ग्रह की सबसे बड़ी नदी होती। गर्म रेगिस्तान से उठे रेत के तूफान के सहारे हम पहुंचे अर्थ के सबसे घने जंगल तक, जहां जीवन है, पानी है। अब हम यहां से कहां जाएंगे? जहां हमें उड़ने वाली नदी ले जाएगी, हम वहीं जाएंगे। बादलों के सहारे आगे बढ़ने वाली ये नदी अपने नीचे पूरे साउथ अमेरिका को ढाक देती है और आगे बढ़ती जाती है, और तब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक ये किसी ठोस मजबूत दीवार से न टकरा जाए। ऐसी मजबूत दीवार कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न साउथ अमेरिका, लगभग 5,500 मील लंबी एक माउंटेन रेंज, जहाँ 4 मील ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ ग्लेशियर्स हैं, ज्वालामुखी हैं, ग्रासलैंड्स हैं और रेत के तपते मैदान भी। एंडेस माउंटेन रेंज। उड़ती हुई नदी अपने पूरे फोर्स से टकराती है इन पहाड़ों से और शुरू होती है बारिश, घनघोर बारिश।
पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में इन पहाड़ों के स्लोप से नीचे उतरता है और अपने साथ कई साल पुरानी पहाड़ी चट्टानों को तोड़कर सेडिमेंट्स में बदलता हुआ अपने में मिलाता हुआ आगे बढ़ता है और मिल जाता है समुद्र में। हम पहुंच चुके हैं अटलांटिक ओशन की तरफ और समुद्र के रहस्य में रहते हैं वो जीव जो इस कहानी के हीरो हैं, डायटम्स। पहाड़ से टूटकर आए उन सेडिमेंट्स के इंतजार में बैठा एक अद्भुत जीव जो अर्थ की ऑक्सीजन सप्लाई का सीक्रेट अपने अंदर समेटे हुए है। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक 3D डिस्क की तरह दिखने वाला ये जीव बस पानी में फ्लोट करता रहता है खाने के इंतजार में। डायटम्स ऊपरी सतह पे मौजूद चट्टानों की सिलिका से अपनी शेल बनाते हैं। जैसे ही पहाड़ के सेडिमेंट्स ओशन वाटर में मिलते हैं, डायटम्स अपनी भूख मिटाते हैं। जहां जहां पानी है वहां वहां डायटम्स हैं। हर ओशन में ट्रिलियंस ऑफ डायटम्स हैं। डायटम्स हर दिन अपनी पॉपुलेशन डबल करते हैं और फिर वो एक प्रोसेस में जुट जाते हैं, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। हर एक डायटम बनाता है इस धरती के लिए ऑक्सीजन। एक सांस अंदर लीजिए, अब एक और लीजिए। आपकी ली हुई 2 सांसों में से एक सांस डायटम की दी हुई है। सभी डायटम्स अपने सर्वाइवल के लिए पहाड़ों के सेडिमेंट्स पर ही आश्रित नहीं है। कुछ ग्लेशियर्स के पास भी ताक लगाए बैठे रहते हैं। जैसे ही हजारों टन बर्फ पानी में गिरती है, न्यूट्रिएंट्स पानी में मिलते हैं और डायटम्स का डिनर टाइम शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फोटोसिंथेसिस। कई बार ग्लेशियर्स दशकों तक नहीं गिरते, स्थिर खड़े रहते हैं। डायटम्स खाने के बिना मरने लगते हैं। उनके बहुत ही महीन छोटे शरीर धीरे धीरे पानी में डूबने लगते हैं। बिलियंस ट्रिलियंस की संख्या में जब डायटम्स बिना जीवन के समुद्र में नीचे गिर रहे होते हैं तो लगता है कि समुद्र में बर्फ गिर रही है। इसे मरीन स्नो भी कहा जाता है, पानी में तैरती स्नोफ्लेक्स। पर यह आसमान से गिरने वाली स्नोफ्लेक्स जैसे पिघलती नहीं है, ये और सख्त होते चली जाती है। अतल गहराइयों में डायटम्स की कब्रगाह है, जहां इनकी डेड बॉडीज मिलकर लगभग आधी मील चौड़ी एक नई सतह का निर्माण करती है, एक नई सख्त चादर। लाखों सालों तक डायटम्स की डेड बॉडीज से बनी चादर वहीं वैसी ही रहती है, ठोस, सख्त, जीवन से रहित। बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन नेचर। इन लाखों सालों के स्पैन में टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं। धरती की प्लेट्स अपनी जगह बदलती हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है। जो सब कुछ था वहां अब कुछ नहीं है। जहां कुछ भी नहीं था वहां अब सब कुछ है। वहां अब जीवन पनपता है। धीरे धीरे लाखों सालों में ओशन लेवल नीचे गिरता है, समुद्र की सतह ऊपर उठती है और समुद्री सतह अब ठोस जमीन है, नमक से भरी हुई, जहां पानी का कोई निशान नहीं। समुद्र अब बन गया है रेगिस्तान, नमक का रेगिस्तान। याद है अफ्रीकी कस्बे के वो लोग जो अपने ऊंट लेकर रेगिस्तान में नमक खोजने आए थे? यहीं इसी जगह लाखों सालों पहले समुद्र हुआ करता था। रेगिस्तान में उठा वो तूफान जहां आज सिर्फ रेत है, वो एक समय पर समुद्र का तल था। और जो रेत तूफान के साथ अमेज़न के जंगलों पर बरसी थी, वो लाखों सालों पहले मरे हुए डायटम्स के शेल्स थे। सब कुछ रहस्यात्मक ढंग से आपस में जुड़ा हुआ है। प्लैनेट में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है और हम सांस ले पाते हैं। प्लैनेट एक जीती जागती जगह है। जो धरती के एक कोने में होता है उसका इफेक्ट किसी न किसी तरह धरती के दूसरे कोने तक पहुंचता ही है। Let's start in Spain, where at least 95 people have died in flash floods
that had devastated parts of the Delhi south. grappled with alarming pollution levels on Wednesday, with the air quality index reaching a severe 441. So with evidence that climate change has played a significant role in the Los Angeles fires, new figures show that last year was the hottest year since records began. वाइल्ड फायर्स, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों से इस प्लैनेट का इंट्रिकेट बैलेंस एक भयानक खतरे में है। इस प्लैनेट पर हमें कब तक सरवाइव करना है, कब तक सस्टेन करना है, कब तक हम यहाँ सांस ले सकते हैं, ये वाकई में हमारे हाथों में है। अपने इस घर के बारे में सोचना और करना दोनों हमारी जिम्मेदारी है। तो सोचिए कि आप इस सुंदर सी नेचुरल साइकिल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये था दुनिया भर का मिनी एपिसोड मैन्युफैक्चरिंग लाइफ। अगर आपको ये मिनी एपिसोड पसंद आया हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें, लाइक करें, हमारे एपिसोड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली सीरीज के साथ जल्द ही मिलते हैं।